हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर, और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वायरसेस के डिटेल्स। जो हम बायोलॉजिकल चैप्टर, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज द सेकंड चैप्टर, उसमें हमने वायरस तक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस सेशन में, जहां पर हमने बात करी थी वायरसेस होते कैसे हैं, वायरसेस का सेल कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, एवरीथिंग द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। आज के इस सेशन में हम वायरसेस के बारे में क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि वायरसेस का क्लासिफिकेशन क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखेंगे और फिर देखेंगे कि वायरॉइड्स क्या होते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है वायरॉइड्स और वायरसेस के बीच में, दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो वो आपका आज इस सेशन में क्लियर होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, वो ये है कि जो वायरसेस होते हैं इसमें हमें क्या याद रखना है। जैसे क्लासिफिकेशन में कुछ दूसरे नाम्स हैं वायरस के, और जो हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं वहां पर कुछ और नेम्स पढ़ते हैं। सो बोथ द नेम्स आर डिफरेंट। उन बोथ डिफरेंट सेट ऑफ नेम्स में से कौन सा नीट में पूछा जाएगा और किस एस्पेक्ट से कौन से वायरस का नाम इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं, जहां हम वायरस को कंप्लीट कर देंगे वायरॉइड्स तक। क्लियर? तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर बार की तरह सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिटेल दे देती हूं कि हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल क्या होता है। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन की तरफ। हर चैप्टर के टॉपिक्स को लेकर उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं, फॉलोड बाय डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है? जो भी सेशन है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी होती है, वहां से आपको डीपीपी डाउनलोड करनी होती है पीडीएफ के फॉर्म में, और फिर उसे सॉल्व करनी होती है। तो जब भी आप डीपीपी डाउनलोड करेंगे और फिर उसे सॉल्व करने जाएंगे, तो प्लीज मेरा ये सजेशन है, पहले सेशन पूरा देख लीजिए, वहां से आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। एक बार एनसीईआरटी उस टॉपिक की रीड कर लीजिए जिसकी आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई है, और उसके बाद ही आप डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, सो द थर्ड थिंग दैट वी ब्रिंग टू यू इज द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, फॉलोड बाय चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एक्चुअली पॉलिशेस द होल कंटेंट ऑफ द चैप्टर। पूरे चैप्टर का पॉलिश हो जाता है जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देन वी गो विद दी वन मोर इंपॉर्टेंट सेशन फॉर एवरी टॉपिक, फॉर एवरी एक्चुअली एवरी चैप्टर, जहां पे हम बात करते हैं अलग से लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ साइंटिस्ट के बारे में, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, किस ईयर में दिया, तो वो सेशन अलग से है। देन वी गो थ्रू विद दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत जरूरी है टू नो द कंसेप्ट विच वर आस्क्ड एंड इन व्हाट फॉर्म्स वो कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं, इसके बारे में। देन डाउट सॉल्विंग सेशन, आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हैं और उसके बाद मैं आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन में उसके आंसर्स लेकर आती हूँ। देन वी गो विद द वीकली टेस्ट पेपर, हर वीक टेस्ट पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन द गाइडेंस अबाउट हाउ टू स्टडी, पेपर पैटर्न क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन को लेकर बातें होंगी, वो सारी आपको अलग से एक सेशन में मिल जाएंगी। Then we'll go with the chapter wise one shot revision। हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि वन शॉट रिवीजन से ही सारी माइंड मैपिंग हमारी क्रिएट होती है। एंड देन विद दी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज विच इज इंपॉर्टेंट। ये हमारा नीट का कोर्स मॉड्यूल है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, बस कभी कभी आपको डाउट आ जाता है, मैम ये चीज कब होगी, मैम वो चीज कब होगी, तो वो यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई। अब हम सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है वायरस को हमने कैसे क्लासिफाई किया। हमने ये देखा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं फिर से दोहरा देती हूँ, हमने ये देखा था कि जितने भी वायरस होते हैं उनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो या तो डीएनए या आरएनए, दोनों फॉर्म्स में पॉसिबल है, दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करेगा, डीएनए या आरएनए के फॉर्म में। बाहर एक प्रोटीन की कोट होती थी, अंदर न्यूक्लियोइड होता था, यानी कि न्यूक्लियर मटेरियल जो भी आरएनए डीएनए होगा वो अंदर होगा, और फिर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते थे, एक या दो एंजाइम अलग से प्रेजेंट होते थे। तो ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर को लेकर, किसके लिए? वायरस के लिए। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या क्लासिफिकेशन होता है, हाउ डू वी क्लासिफाई द वायरसेस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट थिंग अबाउट वायरस, जब हम वायरस को क्लासिफाई करते हैं तो बेसिकली हम वायरस को सबसे पहले दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ओके, एंड व्हेन आई से टू मेजर ग्रुप, तो वो मेजर ग्रुप्स क्या है? देखिए,
सबसे पहले हमें वायरस को जब 1 मिनट, हमें वायरस को जब मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो वो क्या है देखो, ठीक है। हाँ, ओके। तो एक ग्रुप में यहां ले लूंगी, ठीक है, दूसरा ग्रुप में यहां पर ले लूंगी। क्लियर? ओके। नाउ सी, जब हम वायरस को डिवाइड करने गए तो 2 में वायरसेस डिवाइड हुए। सबसे पहले डीऑक्सी ग्रुप, दूसरा है राइबो ग्रुप। ध्यान देना मैं कौन से वर्ड्स यूज कर रही हूं, डीऑक्सी ग्रुप एंड राइबो ग्रुप। तो डीऑक्सी ग्रुप एंड राइबो ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं। ये थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसको ऐसे भी करना पड़ेगा। अरे इसको ऐसे भी करना पड़ेगा, है ना, अधूरा लग रहा था, अब सही लग रहा है। ठीक है, चलो अब अपन इनको डिवाइड करते हैं 2 बड़े बड़े ग्रुप। डीऑक्सी ग्रुप, डीऑक्सी ग्रुप तो उसका नाम होता है, नाम ध्यान से सुनना, ट्रिक मैं बता दूंगी, डीऑक्सी वायरले, डीऑक्सी वायरले। दूसरा ग्रुप होता है राइबो, राइबो वायरले। एक होता है डीऑक्सी वायरले, दूसरा होता है राइबो वायरले। अगेन दीज आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको डीऑक्सी वायरले क्या होता है बताऊंगी, पहले नाम सुन लो। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, राइबो वायरले 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। तो इसको कौन सी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे देखो, 1, 2 एंड 3, ठीक है। और इसको हम डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में, इसे हम डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 ही कैटेगरीज में। देखिए क्या क्या है वो कैटेगरीज। सी, डीऑक्सी वायरले को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, हेलिका, क्यूबिका और बाइनले। क्या याद रखोगे, हेलिका, क्यूबिका और बाइनले। क्लियर? मैंने 3 नाम बताए, हेलिका, क्यूबिका और बाइनले। यहां पर ये तीनों लिखे हुए हैं, वापस से समझा दूंगी, ठीक है। तो नाम देखो कैसे लिखना है अब इसका। ये डीऑक्सी वायरले है तो डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका एंड डीऑक्सी बाइनले, ठीक है, हेलिका, क्यूबिका, बाइनले। क्लियर? फिर जब हम राइबो वायरले पे जाते हैं तो इसके नाम क्या होते हैं, इसके नाम होते हैं राइबो, क्योंकि ये राइबो फैमिली का है ना, राइबो वायरले ग्रुप का है, तो राइबो हेलिका एंड राइबो क्यूबिका। नाम फिर से सुनो, वायरसेस वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 मेजर ग्रुप्स वर डीऑक्सी वायरले एंड राइबो वायरले। राइबो वायरले को छोड़ दो, डीऑक्सी वायरले पर वापस आओ। डीऑक्सी वायरले को 3 में डिवाइड किया गया, पहला था हेलिका, दूसरा क्यूबिका, तीसरा क्या, बाइनले। हेलिका, क्यूबिका, बाइनले, और फिर राइबो पे आए तो वापस से 2 डिवीजन हुए, हेलिका और क्यूबिका। बाइनले यहां प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद जब हम डीऑक्सी क्यूबिका पर गए, डीऑक्सी क्यूबिका पर गए तो इसमें 2 और कैटेगरीज थी, और वो 2 और कैटेगरीज क्या थी, ध्यान से देखो, इसकी 2 कैटेगरीज और थी। द फर्स्ट कैटेगरी वाज हैप्लो वायरले and the second category was पैप्लोवायरले, ठीक है। इसके बाद अभी ये तो हो गई क्यूबिका की बात, तो यहां वाला क्यूबिका भी अलग से ग्रुप बनाएगा, तो राइबो क्यूबिका जो था उसने भी अलग से ग्रुप बनाए। दे वर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 एग्जाम्पल यहां पर भी हमें याद रखने हैं, और वो क्या है, पहला है जिम्नोवायरले और दूसरा है टोगोवायरले।
जिम्नोवायरले, टोगोवायरले। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ हेलिका क्यूबिका और बाइनले तक दिया हुआ है और यहां वायरले के लिए हेलिका क्यूबिका तक दिया हुआ है। सपोजिंगली कभी मान लो उठा करके कहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्यूबिका के बारे में, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको इनके दोनों अलग अलग ग्रुप्स भी बताएं। अब इनका मतलब समझो, डीऑक्सीवायरले का मतलब क्या होता है, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं वहीं पर इसको लिख लेंगे, ठीक है, वहीं पर जो मैं बताने जा रही हूं उसको मेंशन करना है। जो डीऑक्सी ग्रुप होता है वायरले का, उसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डीऑक्सीवायरले जो ग्रुप है उसके पास प्रेजेंट होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है सिर्फ डीएनए, इसके पास प्रेजेंट होता है सिर्फ डीएनए, ठीक है, सिर्फ डीएनए प्रेजेंट होगा। देखो या तो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है। तो डीऑक्सी, डी से चालू हो रहा है और डीऑक्सी, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसीलिए डीऑक्सीवायरले के पास डीएनए प्रेजेंट है, जिसमें से एक डीऑक्सी हेलिका है, यानी कि हेलिकल सिमेट्री वाला, हेलिकल सिमेट्री वाला, जिसकी सिमेट्री क्या है, हेलिकल है। दूसरा डीऑक्सी क्यूबिका है, इसकी सिमेट्री क्यूबिकल सिमेट्री है, क्यूबिकल सिमेट्री है, ठीक है। तीसरा है डीऑक्सी बाइनले, बाइनले का मतलब होता है टू फोल्ड्स, बाइनले का मतलब होता है टू फोल्ड्स, तो दो फोल्ड्स में दिखता है इसीलिए बाइनले बोल दिया, ठीक। फिर हम जाते हैं राइबोवायरले की तरफ। तो राइबोवायरले जो है, ऑब्वियसली इसके नाम में राइबो है, यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, डीऑक्सी प्रेजेंट नहीं होगा। नाउ द ग्रुप प्रेजेंट इन राइबोवायरले इज द आरएनए ग्रुप, दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसके पास आरएनए प्रेजेंट है, तो जो राइबोहेलिका होगा, राइबोहेलिका के पास क्या प्रेजेंट होगा, राइबोहेलिका के पास आरएनए वाला वायरस जिसकी सिमेट्री हेलिकल है, तो सिमेट्री इज हेलिकल, ठीक है। और जब हम राइबो क्यूबिका पे जाएंगे तो क्यूबिका की सिमेट्री कैसी होगी, क्यूब सिमेट्री होगी, क्यूब सिमेट्री होगी, क्लियर। ये हो गया आपका वायरस का क्लासिफिकेशन। आप लिखना चाहते हैं वायरस का क्लासिफिकेशन, नोट कर लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट दी वायरसेस, दिस इज ऑल अबाउट दी वायरसेस, क्लियर। वायरसेस मैं फिर से बता देती हूं, हमने दो ग्रुप में डिवाइड किए, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिवाइड किए थे, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस ऑफ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कि वो डीएनए है या फिर वो आरएनए है, डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, इस पे डिपेंड करके हमने दो ग्रुप बनाए। दूसरा, अगर न्यूक्लिक एसिड कंसिडर करोगे तो जब हम उसके अंदर जाएंगे, जब हम उसके भी पार्ट्स देखेंगे, तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए है, इसके साथ साथ हम क्या देखेंगे, दूसरी चीज है सिमेट्री। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, सिमेट्री, सिमेट्री भी देखनी पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा वायरसेस के बारे में पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। यहां पर लिख लीजिए, व्हाट इज दिस, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, ठीक है। यहां पर हमारा काम पूरा हो गया, वायरस को हमने क्लासिफाई कर लिया, क्लियर। हमने वायरस को जब क्लासिफाई किया तो हमने ये देखा कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अगर डीएनए प्रेजेंट है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक डीऑक्सी वायरले, और अगर आरएनए प्रेजेंट है तो राइबोवायरले। अब इनमें भी फर्दर ग्रुप्स हैं,
डिपेंडिंग अपॉन सिमेट्री। तो अगर हम डीऑक्सी हेलिका की बात करेंगे तो हमें सिमेट्री कैसी मिलती है, हेलिकल सिमेट्री। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डीऑक्सी क्यूबिका तो हमें जो सिमेट्री मिलती है वो क्यूबिकल होती है। और फिर जो थर्ड ग्रुप है वो है डीऑक्सी बाइनले। बाइनले का मतलब होता है टू फोल्ड्स। क्लियर? तो ये हो गए 3 ग्रुप। अब इसमें फर्दर हमने डिवाइड किया। अच्छा, याद रखने के लिए हमेशा ये याद रखना कि जब भी डिवीजन होगा, चाहे वो डीऑक्सी वायरले का हो चाहे वो राइबो वायरले का हो, डिवीजन हमेशा क्यूबिकल सिमेट्री वाले का होता है। तो यहां पर जो क्यूबिकल सिमेट्री है उसका डिवीजन क्या है, हैप्लो और पैप्लो। ठीक है, हैप्लो और पैप्लो ऐसे याद रखना। तो किसका हैप्लो किसका पैप्लो? इट वॉज हैप्लोवायरले एंड पैप्लोवायरले। हैप्लोवायरले एंड पैप्लोवायरले, जिसमें अगर हम क्यूबिका पे जाएंगे तो जिम्नोवायरले और टोगोवायरले। अब इसे याद कैसे रखेंगे, डीऑक्सी राइबो। ठीक है, viruses are divided into deoxy ribo. Deoxy is further divided into helica, cubica, bienale. Cubica is further divided into haplo, paplo. अभी ऐसे जिंगल जैसे याद रखना, deoxy में हेलिका, क्यूबिका, बाइनले, क्यूबिका में हैप्लो, पैप्लो। राइबो वायरस जो है, राइबो वायरले जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, हेलिका, क्यूबिका। और इसमें जो क्यूबिका डिवाइडेड है वो है जिम्नो और टोगो। इसको लिख लीजिए, राइट दिस डाउन। Done? Okay. Now see. Viruses are divided into 2 main group. 2 main groups में डिवाइड किए जाते हैं depending upon type of nucleic acid present in them. मैंने बताया आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक, मैं यहां नहीं लिखती, I'll write it over here. जो न्यूक्लिक एसिड है उसको हमने ये देखना है कि कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, क्या डीएनए प्रेजेंट था या फिर आरएनए प्रेजेंट था। तो हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे। और पहला ग्रुप जो बना वो डीऑक्सी वायरले हैविंग डीएनए। इसको फर्दर डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में, डीऑक्सी हेलिका, डीऑक्सी क्यूबिका, डीऑक्सी बाइनले। क्यूबिका को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया, हैप्लो एंड पैप्लो। वो मैं आपको लिखवा चुकी हूं। Clear? Now the next was ribovirale, which was having RNA in it. उसके पास क्या प्रेजेंट था, आरएनए, जिसे बाद में 2 क्लासेस में और डिवाइड किया गया। पहला वाज राइबोहेलिका एंड नेक्स्ट वाज राइबोक्यूबिका। क्यूबिका को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दैट वाज जिम्नो एंड टोगो, जिम्नोवायरले एंड टोगोवायरले। दैट्स इट, ये क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना था। अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन वायरसेस। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि जब मैं वायरस के एग्जाम्पल्स आपको पढ़ाऊं तो इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत पड़े। There is no ratification method for the viruses का एग्जाम्पल। ऐसा क्यों मैडम? नाम तो हमें हमेशा रटने पड़ेंगे, नाम तो हमें हमेशा याद ही करने पड़ेंगे। देखो, वायरसेस के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमने ऑलरेडी सुनी होती हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम ऑलरेडी जानते हैं, जिनको हम ऑलरेडी एक्चुअली सफर कर चुके हैं। ठीक है, यानी हमने बहुत सारी वायरस से होने वाली डिसीजेस खुद भी झेली है और अपने फैमिली में भी किसी को देखा हुआ होगा कि भाई नॉर्मल, सबसे नॉर्मल जो कॉमन कोल्ड होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी वायरस की वजह से होता है। तो जब एक कॉमन कोल्ड, ऐसा तो कोई दुनिया में इंसान नहीं होगा जिसको कॉमन कोल्ड ना हुई हो। तो हम वायरस से बहुत अच्छे से वाकिफ है। और मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब हम वायरस को पढ़ते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस, तो हमारे दिमाग में आता है कि एंटीबायोटिक्स। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत आता है, अगर आप बहुत अच्छे से सेशंस को फॉलो कर रहे हो तो आपने देखा होगा, मैंने बैक्टीरिया के लिए आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। फिर मैंने बोला कि फंजाई में भी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है, यानी कि दोनों ग्रुप से हमको एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं। और जब हमें इन दोनों ग्रुप से एंटीबायोटिक मिलती हैं तो वो इन्हीं के ग्रुप से जो डिसीजेज हो रही हैं उनके अगेंस्ट काम करने में मदद करती हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज को मारने के लिए एंटीबैक्टीरियल वाली जो भी एंटीबायोटिक होगी, फंजाई से जो डिसीज हुई है उसको किल करने के लिए क्या होगा, हमें वापस से कोई ऐसी मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी जो फंजाई के ही किसी ग्रुप से बनी हो। लेकिन वायरसेस का क्या, वायरसेस को किल करने के लिए हमारे पास एज सच कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब्ड नहीं होती है। वायरस की टेंडेंसी होती है कि अप्रोक्सीमेटली, अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो अप्रोक्सीमेटली 7 डेज में वो खुद से ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुका होता है। तो एक तो ये है। दूसरा, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें जो मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे मान लो आपको कॉमन कोल्ड हुआ, आप किसी डॉक्टर के पास, किसी फिजिशियन के पास गए, आपने बोला मुझे कॉमन कोल्ड है, व्हाट डू आई नीड टू टेक,
मैं क्या मेडिसिन लूं, या फिर जैसे कोविड हुआ था, कोरोना वायरस आया था जब, तो उस टाइम क्या मेडिसिन देते थे। इन सारी चीजों के लिए, यानी कि मैं बात कर रही हूं उन डिसीजेस की जो वायरस की वजह से होती है, उन सारी डिसीजेस के लिए जो ट्रीटमेंट में दिया जाता है, उस ट्रीटमेंट को ध्यान से सुनना, कॉलेज में बहुत काम आएगा। उस ट्रीटमेंट को कहते हैं सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। क्या कहते हैं? सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट। मैडम सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? देखो ये आपसे कोई पूछने नहीं वाला है, ठीक है, लेकिन जब तक मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल रटने जैसा ही लगेगा। एक बार क्राइटेरिया समझ लो क्या होता है। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है वायरस आया, ठीक, मान लो मुझे कॉमन कोल्ड है, वायरस आया, मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कहीं पर वायरस कुछ ना कुछ काम कर रहा होगा जिसकी वजह से मुझे वो अनइजीनेस फील हो रही होगी, या मुझे वो सिम्टम्स फील हो रहे होंगे, जैसे कि मुझे खांसी आएगी, स्नीजिंग होगी, हो सकता है फीवर आ गया हो। ये सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, चल रही हैं। मैंने जब मेडिसिन खाई, मुझे डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी वो सिस्टमैटिक रिलीफ की दी। सिस्टमैटिक रिलीफ का मतलब क्या है? फीवर कम करने के लिए एक मेडिसिन दी जिसको हम टेक्निकली एंटीपायरेटिक कहते हैं, उस पर नहीं जाना, बस इतना समझो फीवर कम करने के लिए एक मेडिसिन दी। दूसरी मेडिसिन, मैंने बोला मुझे कॉमन कोल्ड है तो मुझे फीवर के साथ साथ बॉडी एक भी हो रहा है, तो एक मेडिसिन वो बॉडी एक और फीवर वाली कंबाइन करके दे दी। एक एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक क्यों दे दी मैडम? वायरस था, वायरस की वजह से हुई थी। सिम्प्टोमैटिक दी है, यानी कि अगर वहां पर कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही होगी तो वो ना हो, क्योंकि वायरस अगर आपकी बॉडी पर अटैक कर रहा है नॉर्मली भी, तो होता है ना हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी हैम्पर हो जाती है, थोड़ा इम्यूनिटी उसी तरफ लग जाती है वायरस की तरफ, तो भाई कोई सुपर एडेड कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो हमने एक एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है, वो दे दी। इसके बाद और क्या देंगे? कोई मल्टीविटामिन दे देंगे। मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है भाई? इम्यूनिटी को लड़ना है, वायरस से तो लड़ना ही है। मान लो कोई बैक्टीरिया, क्योंकि हमारी बॉडी में तो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया दोनों प्रेजेंट है, अब बीमार हो जाएंगे तो भी मानेंगे नहीं। कुछ लोग बीमारी में भी आइसक्रीम खाएंगे, कुछ लोगों को ठेले का बीमारी में भी पानी पूरी खाना ही खाना है, तो भाई मानते नहीं है। तो ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया ग्रो कर जाए, तो वो भी हम साथ में दे देते हैं, वरना अदरवाइज वायरस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वायरस के जो डिसीजेज होते हैं, वो एक टाइम के बाद खुद से या तो सबसाइड हो जाते हैं या तो फिर खत्म कर देते हैं, और नहीं तो फिर आपको थोड़ा बहुत वो परेशान करेंगे और फिर वापस से एक्टिव और इनएक्टिव हो जाएंगे। अब मैडम एक्टिव और इनएक्टिव होने का क्या मतलब होता है? एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अभी आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारा एक साथ समझा दूंगी तो बहुत सारा कलेक्ट हो जाएगा। एक्टिव और इनएक्टिव मैं एग्जांपल्स के बाद आपको बताऊंगी कि कैसा होता है। अभी आप ये समझो कि हमें कौन कौन सी डिसीजेस वायरस की पढ़नी है। तो सबसे पहले हम प्लांट वायरसेस पढ़ेंगे। प्लांट वायरस यानी कि वो वायरस जो प्लांट में डिसीज कराता है, तो उस डिसीज उसको क्या बोलते हैं? टोबैको मोज़ेक वायरस। कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ेक वायरस। फिर आता है बैक्टीरियल वायरस, यानी कि बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज आपको याद है, मैंने आपको एक वायरस का डायग्राम ऐसा बना के बताया था पिछले सेशन में, इसीलिए कहती हूं कि सेशन जरूर देखने हैं, ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे आधी चीजें गायब हो जाती हैं। ऐसे मैंने एक डायग्राम बनाकर बताया था और इसमें बीच में प्रेजेंट था इसका न्यूक्लियोइड, इस तरीके से न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, यहाँ पर इसका न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ थोड़ा सा एंजाइम प्रेजेंट था। ये कौन था? ये था हमारा बैक्टीरियोफेज। ऐसा होता है। आउटर स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है, अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है। अब बात आती है एनिमल वायरस। तो भाई एनिमल वायरस की भरमार पड़ी है, ढेरों एनिमल वायरसेस देखने को मिलेंगे जो डिसीज कॉज कराएंगे। आई होप अभी इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, यहाँ पर एक पिक्चर है, अलग अलग वायरसेस जो डिसीजेस कॉज कर रहे हैं उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे कोरोना वायरस का ये है राइनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, अडीनो वायरस, हर्पीस, मीजल्स, मम्स, हेपेटाइटिस बी, HPV, HIV सॉरी, एंड रेबीज का वायरस, नोरो वायरस, रोटा वायरस, एस्टो वायरस। ये सब कुछ क्या है? ये टाइप्स ऑफ वायरसेस। देखो सब थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर में अलग है ना? तो सारे वायरसेस का स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। शेप और साइज तो हमने पिछले सेशन में पढ़ लिए थे। अभी इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन वायरल डिसीजेस के बारे में बात करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, नीट के और कॉलेज में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा की। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? इसका जो वायरस होता है वो राउंडेड ओवल शेप का होता है। पहली बात, ओवल शेप का वायरस है जिसके पास आरएनए होता है।
अंदर जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है, कोर ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन सराउंडेड बाय म्यूकोप्रोटीन, बीच में राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन रहेगा और आसपास क्या रहेगा, आसपास सराउंडेड रहेगा म्यूकोप्रोटीन से, तो वो होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसके बाद आता है पोलियो। आपको पता है पोलियो जो होता है इट इज अ वेरी बैड थिंग। पोलियो को दुनिया से खत्म करने में अभी भी खत्म नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो पोलियो को दुनिया से खत्म करने में बहुत जान लग गई है। मतलब जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब कि जो हमारी कम्युनिटी, हमारी पूरी पॉपुलेशन, इनकी हेल्थ का जो ध्यान रखते हैं, जो एसोसिएशन में काम करते हैं, मतलब कि ऐसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एक ग्रुप होता है, वो एसोसिएशन में काम करता है। किसके एसोसिएशन में मैडम? वो कोलैबोरेट करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और हमारी बाकी जो हेल्थ एजेंसीज हैं उनके साथ, और काम करता है कि भाई जो भी ऐसी डिसीजेज हैं दुनिया में जो क्या कर रही हैं, बहुत हार्म पहुंचा रही हैं, लोगों की लाइफ खराब कर दे रही हैं। आप सोचो जब किसी को पोलियो हो जाता है तो जिस भी स्ट्रक्चर में वो पोलियो हुआ होता है, मान लो पैर में हुआ है, हाथ में हुआ है, तो उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। डिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है? कुछ मतलब आड़ा टेढ़ा हिल जाता है, स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं रहता, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म बोन स्ट्रक्चर, यूनिफॉर्म मसल स्ट्रक्चर आर नॉट सीन। तो ये पोलियो का जो वायरस है, इसको इरेडिकेट करने में भी भैया बहुत मेहनत लगी। वो 2 बूंद जिंदगी की पिलाते पिलाते अमिताभ बच्चन इतना समय निकाल चुके हैं, ये पोलियो वायरस लेकिन मानता नहीं है। ठीक है, अब तो चलो बहुत कुछ कवर हो गया है, अब तो बहुत बहुत बेटर सिचुएशन है, बट पहले इसने बहुत परेशान किया। तो पोलियो वायरस जो होता है वो है एक्चुअली में बहुत छोटू सा वायरस। साइज उसका होता है 30 नैनोमीटर इन डायमीटर और उसमें 75% प्रोटीन है और 25% आरएनए है। स्ट्रक्चर कैसा है? ज्यादा प्रोटीन है, कम आरएनए है। ह्यूमन बीइंग में अगर घुस जाएगा डिफॉर्मिटी करा देगा। नेक्स्ट आता है रेबीज। रेबीज सबको मालूम है, रेबीज का जो वायरस है वो बुलेट के शेप का होता है, बुलेट शेप का वायरस, एंड इसका साइज होता है 75 नैनोमीटर से लेकर के 180 नैनोमीटर तक का, क्वाइट लॉन्ग, जिसके पास सिर्फ आरएनए प्रेजेंट है। और जो रेबीज वायरस होता है, जब ये डिसीज कराने पर आता है ह्यूमन बींग्स में, जान ले लेता है। क्या कर देता है? जान ले लेता है। इट इज द फैटल वायरस। Why fatal virus? Because the person may die due to the rabies virus वाला infection। अगर ये infection करा देगा तो कोई इंसान मर भी सकता है। मैंने आपको 3 चीजें बताई, ये तीनों लिख लीजिए। डन? ओके। नाउ एक चीज मेरे दिमाग में आई, इन्फ्लुएंजा से आप बोलोगे मैम क्या होता है? इन्फ्लुएंजा से नॉर्मली कॉमन कोल्ड जो होती है वो है फ्लू। ठीक है, इससे होता है फ्लू। क्लियर? पोलियो बता दिया, रेबीज बता दिया। डन? नाउ द नेक्स्ट इज अडीनो वायरस। अडीनो वायरस जो होता है ये रेस्पिरेटरी डिसीजेस कॉज करता है। रेस्पिरेटरी डिसीजेस का मतलब क्या है कि भाई ये जो है हमारे माउथ से या हमारी नेजल कैविटी से एंटर करेगा बॉडी में, फिर वहीं कहीं लॉज हो जाएगा। लॉज हो जाएगा मतलब कि वहीं कहीं रहने लगेगा, चाहे आपके फेरिंग्स में रह लेगा, चाहे तो आपके ट्रेकिया ब्रोंकाई में चला जाएगा, लंग्स में भी जा सकता है। तो ये जो है रेस्पिरेटरी डिसीजेस कराता है, यानी कि सांस का जो प्रोग्राम है पूरा उससे रिलेटेड। तो रेस्पिरेटरी डिसीजेज ह्यूमंस में होती हैं अडीनो वायरस की वजह से। इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड रह करके कैप्सिड बनाता है। कैप्सिड मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में, जिसने नहीं देखा है उसको वापस से जाकर देखने की जरूरत है। यू कैन नॉट जस्ट लेट एनीथिंग गो लाइक दैट। हाँ ठीक है मैम बाद में देख लेंगे, नहीं, अभी वीडियो यहीं पॉज करो, प्रीवियस सेशन को देखकर वापस यहाँ आओ। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें और आज के सेशन में तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी है। इस डिसीजेस की बात आ गई है इसीलिए। ठीक है, तो ये एडिनो वायरस का कैप्सिड समझ आ गया। अब हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स जो होता है इसको ज्यादातर बहुत डेंजरस माना जाता है, क्योंकि ये जब इन्फेक्शन कराता है तो जनरल इंटॉक्सिकेशन करा देता है, यानी कि टॉक्सिसिटी करा देता है। फीवर आ जाएगा, रैशेस हो जाएंगे स्किन में, म्यूकोजा में, एंड वायरस कंटेन्स डीएनए। तो इस वायरस के पास बेसिकली क्या होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस के पास डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर हम हर्पीस की बात करें तो हर्पीस में जो स्ट्रक्चर दिखता है, मतलब हर्पीस में जो हमें देखने को मिलेगा एक आई से कि भाई इस इंसान को हर्पीस हुआ है, तो वो होता है वेसिक्यूलर इरप्शंस। वेसिक्यूलर इरप्शंस का मतलब होता है, ये वेसिक्यूलर इरप्शंस हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? स्किन में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? स्किन में। अब आप बोलोगे मैम इसको तो हमें समझ नहीं आ रहा, सुंदर नहीं लिखा, मैं फिर से लिख देती हूं। वेसिक्यूलर इरप्शंस।
ओवर स्किन। वेसिकुलर इरप्शन कहाँ पर हो गए? अपनी स्किन में हो गए, यानी कि स्किन के ऊपर आपको कुछ ऐसे ब्लिस्टर टाइप का दिखेगा। तो वेसिकुलर को हम ब्लिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ब्लिस्टर जैसा दिखता है, और इस ब्लिस्टर के अंदर कुछ फ्लूइड फिल्ड रहता है। फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं। अगर हम कहें कि हिंदी में ऐसे फुंसी हो जाती है कुछ ऐसा, तो उसको हम कहते हैं क्या? वेसिकुलर इरप्शंस। स्किन के जो लीजन्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मैक्यूलोपैपुलर होते हैं, वेसिकुलर होते हैं, वेसिकुलोबुलस होते हैं, मतलब जो बहुत बड़े बड़े वेसिकल्स हो जाते हैं वो। तो ये छोटे से वेसिकल्स हैं, एकदम छोटे से, बट फिर भी हाँ, ऐसे जब आप उसे हाथ लगाओगे तो आपको अलग से बम्प्ड आउट सरफेस समझ आएगा। तो वो होता है, वो करा देता है हर्पीस, और वो पेनफुल भी होते हैं एट टाइम्स, और एट टाइम्स पेनफुल नहीं भी होते हैं। मेरे घर में भी किसी को हो गया था, मेरी दादी को एक बार हर्पीस हो गया था। इतने बड़े बड़े पैचेस पूरे बॉडी पर हो जाते हैं, पता है, पूरी बॉडी पर, एंड दे आर येस पेनफुल। उससे फीवर भी आता है, और क्योंकि वायरल है तो ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो जो भी साथ में रहने वाला है उसको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है। तो it occurs on the skin and mucosa together with the damage to various organ and organ system। अगर टाइम पर इसको आप मॉनिटर ना कर पाओ तो बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम को ये खराब कर देता है। अब टाइम पर ना कर पाने का मतलब क्या है? देखो, जो बहुत ही मतलब ऐसे एरियाज रहते हैं ना जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दादियाँ, बहुत बड़ी बड़ी दाई माँ टाइप की होती हैं, वो लोग सोचती हैं कि यार आपको हर्पीस हुआ है, तो ये समझती नहीं है कि हर्पीस हुआ है। उनको लगता है कोई तुम्हारे पुराने कर्म है जो तुम्हारे बॉडी पर निकल रहे हैं। एक्चुअली मतलब देयर आर पीपल, वो थोड़ा नॉलेज की कमी है, थोड़ा एजुकेशन की कमी है इस फील्ड में, कि भाई हमें नहीं पता कि वो वायरस की वजह से हो रहा है। वो दादी ने बोल दिया ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो तुम्हारे ऊपर अभी निकल रहे हैं, ऐसे करके, और ध्यान नहीं दिया। अब ये तो भाई ऐसे ही रहेगा, यही होगा, ध्यान नहीं दिया तो वो, अगर आप उसे लंबे समय तक नहीं ध्यान दोगे, नहीं पकड़ पाओगे, तो वो फिर लेटर ऑन ऑर्गन फेलियर्स भी करा सकता है, ऑर्गन डैमेज कर सकता है। इसीलिए हर्पीस जो होता है वो थोड़ा कैसा होता है? डेंजरस होता है, ठीक है, डेंजरस वायरस। अब आता है मीजल्स, ठीक है। मीजल्स जो होते हैं वो भी वायरस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन इसमें देखो क्या लिखा है? मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस का मतलब समझ लो, कॉलेज में भी बहुत यूज करोगे। मैक्यूलोपैपुलर रैशेस, इसका मतलब समझो। इसका मतलब होता है, मैक्यूलो का मतलब होता है फ्लैट, मैक्यूलो का मतलब होता है फ्लैट, पैपुलर का मतलब होता है रेज्ड। तो फ्लैट और रेज्ड दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कभी कभी अगर ये स्किन का सरफेस है तो स्किन के सरफेस पर कभी कभी ऐसे लीजन्स देखने को मिलते हैं जो ऐसे फ्लैट होते हैं। फ्लैट यानी कि बहुत बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े रैशेस जैसे दिखेंगे, लेकिन वो थोड़े से बम्ड आउट भी रहेंगे, तो इसीलिए बोला है फ्लैट रेज्ड। और कहां पर हो रहे हैं? ये हमारे स्किन में होने वाला है। ये कहां पर होने वाला है? स्किन में होने वाला है, क्यूटेनियस स्ट्रक्चर पे, ठीक है। क्यूटा मतलब होता है स्किन। तो ये ऐसे रैशेस हो जाते हैं किसमें? मीजल्स में। डन, इतना लिख लीजिए, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज एड्स। एड्स जो है डेडली है। डेडली क्यों है एड्स? क्योंकि एड्स का जो वायरस होता है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी की, जिस किसी को भी एड्स होगा, ठीक है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होता है? अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और होता किसकी वजह से? एचआईवी की वजह से। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक। तो वायरस का नाम ये है, सिंड्रोम का नाम वो है, कंफ्यूज नहीं होना। अब होता क्या है? जब भी किसी ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, जब भी किसी इंसान को मान लो एड्स हो जाएगा, तो एचआईवी वायरस जो होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल सिस्टम के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। तो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो इस वायरस को अपोज करने की कोशिश करेगी, अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये वायरस जो है वो हमारी इम्यूनिटी पर वापस से अटैक कर देता है। जब इम्यूनिटी पर अटैक होता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इम्यूनिटी वीक इतनी हो जाती है कि अब जिसको एचआईवी है, जिसको एड्स है, उस इंसान को कोई भी आसपास का इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाएगा, क्योंकि इम्यूनिटी वीक है। कभी भी अगर आप इन्फेक्शन से बचते हो तो आपको पता है कैसे बचते हो? आपकी सिर्फ इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है
तो आप किसी भी डिसीज से बहुत ज़्यादा जल्दी उसके घेरे में नहीं आओगे। पर अगर आपकी इम्यूनिटी ही खराब हो गई, अगर आपका वायरस इम्यूनिटी पर ही अटैक कर रहा है, तो फिर भाई और तो कोई लड़ने के लिए बॉडी में बचा नहीं है। तो अब कोई लड़ने के लिए नहीं बचा तो आगे आने वाला कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए एड्स वाले लोगों को उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, कभी कभी अपने ही अगेंस्ट काम करने लगती है, इतनी खराब हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर खराब हो गई है तो दूसरे इन्फेक्शंस को भी नहीं रोक पाती, तो सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जाते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ, क्या हो जाता है, सुपर एडेड इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। सुपर एडेड इन्फेक्शन का मतलब होता है एक इन्फेक्शन ऑलरेडी बैठा था, दूसरा इन्फेक्शन फिर ग्रो करने लग गया, हो सकता है कोई तीसरा भी इसके ऊपर ग्रो करने लग जाए, दैट इज सुपर एडेड इन्फेक्शन। अब हम बात करेंगे कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस होता है एडिनो वायरस की वजह से, जिसमें ज्यादातर एडिनो में डी आता है तो डीएनए प्रेजेंट होता है। वायरल डिसीजेस कौन कौन सी होती हैं, देखो ध्यान से देखना, एपिडेमिक फीवर्स हो जाते हैं, टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल, अब देखो मैं इसका मतलब समझा देती हूं, जहां पर भी टिस लगा होगा, जहां पर भी टिस लगा होगा वहां पर याद रखना कि इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। एग्जाम्पल, टॉन्सिलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैनक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो हमेशा टिस यानी कि कुछ इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ रही है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक। तो टॉन्सिलाइटिस हो जाएगा, मम्प्स हो जाएंगे। मम्प्स जो होते हैं वो जब ग्रो करते हैं तो यहाँ गले से लेकर के पूरा अंदर ग्रो करते चले जाते हैं बॉडी में, अगर आप नहीं ध्यान दोगे ग्रो करते चले जाएंगे। मेल्स में मम्प्स की वजह से इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, इतना ग्रो कर सकता है। मेनिंजाइटिस मतलब होता है हमारा जो ब्रेन है वो वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक फ्लूइड वाली लेयर है और फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर है ना, बोनी स्ट्रक्चर है। तो वो जो फ्लूइड वाली लेयर है उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, वो मेनिंजेस कहलाती हैं वो लेयर्स, तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए तो वो मेनिंजाइटिस कहलाता है। पैनक्रियाटाइटिस का मतलब होता है पैनक्रियाज में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो स्वेलिंग आ गई। गैस्ट्रोएंटराइटिस का मतलब है गैस्ट्रिक एरिया में यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में कहीं पर प्रॉब्लम हो गई। येलो फीवर का मतलब है जब फीवर आएगा तो बॉडी में दो तत्व, दो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो रहे होंगे, यानी आरबीसी के टूटने से बनते हैं वो। जब भी आरबीसी टूटता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, आगे काम आ जाएगी। नहीं भी याद रहेगी तो जहाँ फिर अपन वो पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, वहाँ पर आपको याद होगी, है ना। यहाँ से याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये टूटता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में। तो ये जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है ये कहां से बनता है, दीज आर दी ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी, दीज आर ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होते हैं, आरबीसी टूटता है ये दोनों बनते हैं। इन दोनों की वजह से हम अगर ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए तो आपको पता है ये अक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। मैम कहाँ पर इकट्ठा होंगे, स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, नेल्स पर इकट्ठे हो जाएंगे, आइस के स्क्लेरा में इकट्ठा हो जाएंगे। तो जहां पर भी इकट्ठे होंगे वहां पर येलोनेस दिखने लगेगी, जैसे जॉइंडिस में होता है, तो ये येलो फीवर करा देते हैं। इसके बाद आता है एनसेफेलाइटिस, एनसेफेलॉन स्ट्रक्चर जो है उसमें हो गया, इन्फेंट डायरिया हो जाएगा या फिर ल्यूकेमिया हो जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, देन आई मूव फर्दर। Okay, done. So now we are going to talk about something really very important about the viruses. अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ वायरस के बारे में वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वायरस जो होते हैं उसके चलो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, चलो सेल स्ट्रक्चर देख लिया, चलो एग्जाम्पल्स देख लिए, क्लासिफिकेशन देख लिया, पर ये जो दो साइकिल अब मैं बताने जा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। और इस साइकिल का क्या नाम है, इसको हम कहते हैं लाइटिक फेज, या फिर हम कहते हैं लाइसोजेनिक फेज। क्या कहते हैं, लाइसोजेनिक फेज। ये होता है एक्चुअली वो प्रोसेस जिससे ये वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है,
ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, इन्फेक्शन कराएगा, हम बीमार पड़ेंगे, हो सकता है सीवियरली बीमार पड़ जाएं, तो एक वो सिचुएशन आ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये आ सकती है कि वायरस बॉडी में एंटर कर गया है पर कोई बीमारी नहीं कर रहा, बस वायरस प्रेजेंट है बॉडी में। अक्सर बहुत सारी डिसीजेस में वायरस हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कैसे प्रेजेंट रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। सो लेट्स टॉक अबाउट द लाइटिक फेज एंड लाइसोजेनिक फेज। क्या होता है लाइटिक फेज और क्या होता है लाइसोजेनिक फेज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम एक बैक्टीरिया ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस प्रोसीड विद द बैक्टीरिया। एक बार एक बैक्टीरिया था यहां, ठीक है। बैक्टीरिया के पास में कोई वायरस आया। क्या आया? वायरस, ऐसे इस तरीके से। और वायरस ने बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रिलीज कर दिया अपना जेनेटिक मटेरियल, जो भी डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा। तो ये था यहां इसके पास, तो इसने इसको यहां पर रिलीज कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या अपना जेनेटिक मटेरियल यहां प्रेजेंट है, ठीक। तो ये क्या हुआ? इंटरैक्शन ऑफ फेज, क्योंकि इसको हम क्या कहते थे? बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर था, मैंने बताया था। इंटरैक्शन ऑफ फेज विथ द बैक्टीरिया, यहां लिख लेते हैं अपन, इंटरैक्शन ऑफ फेज विथ बैक्टीरिया। इंटरैक्शन ऑफ फेज विथ बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। साइकिल आगे बढ़ी। अब क्या होगा? अब ये जो हमारा बैक्टीरिया है, पहले तो बैक्टीरिया का सेल बना लेते हैं। एक और सेल बैक्टीरिया का ये बन गया, ठीक। इसके बाद मैं एक सेल और बना लेती हूं बैक्टीरिया का, एक सेल और बना लेती हूं। इतने में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अब आप देखो, अब क्या होगा? जैसे ही जेनेटिक मटेरियल वायरस का काम ही ये होता है, अपनी बॉडी बाहर फेंक देगा। अपना ये जो खोखा है ना प्रोटीन का बना हुआ है, इसको बाहर फेंक देगा। इंपॉर्टेंट उसके लिए जेनेटिक मटेरियल था, उसको लेके कहां दे दिया? बैक्टीरिया के पास। अब जब बैक्टीरिया का जो जीनोम होगा वो कैसा होगा? ये हो गया बैक्टीरिया वाला, इसके साथ आकर जुड़ गया हमारा जो वायरस था उसका जीनोम, इस तरीके से, ठीक है। इन्फेक्शन हो गया है। अब इन्फेक्शन हो चुका है। यहां से दो चीजें हो सकती हैं, यहां से ये साइकिल दो मोड़ पर जा सकती है। पहला क्या हो सकता है? अब जो इंटरैक्शन हो गया ना, ये हो गया हमारा इन्फेक्टेड सेल। ये क्या है? हमारा इन्फेक्टेड बैक्टीरिया हो गया। इन्फेक्शन इसके अंदर आ गया, रहने लग गया। यहां से ये दो जगह जा सकता है। पहली जगह है या तो लाइटिक में चला जाएगा या फिर लाइसोजेनिक फेज में चला जाएगा, ठीक है। अब अगर ये ऐसा करेगा तो क्या होगा? तो दो सिचुएशन होंगी। तो एक सिचुएशन यहां आ जाती है, दूसरी सिचुएशन वहां जाएगी। तो मैं वहां पर भी एक बैक्टीरिया बना लेती हूं, एक बैक्टीरियल सेल हम यहां पे भी बना लेते हैं। ये लो, ये बन गया, ठीक है। अब होगा क्या? बैक्टीरिया का जीनोम आया, बैक्टीरिया का प्रेजेंट था, वायरस का जीनोम आया, वायरस का जीनोम मिल गया जाके बैक्टीरिया के जीनोम के साथ। उसके पास अपना खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं था डिवाइड करने के लिए। वहां से ये दो रास्ते चुन सकता है, इसके पास दो ऑप्शन है। तो वो ऑप्शंस क्या है? वो ऑप्शन ये है कि या तो आप बेटा लाइटिक फेज में चले जाओ या तो फिर आप लाइसोजेनिक फेज में चले जाओ। लाइटिक फेज जो होता है वो बहुत डेंजरस, बहुत खतरनाक फेज होता है। अगर वायरल डिसीज की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो समझ जाओ कि वो लाइटिक फेज में था, इसीलिए डेथ हुई। और अगर इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में वायरस रह जाए तो समझ जाओ कि वो कौन सा स्टेज है जहां वायरस इनएक्टिवली आपकी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा है, पर कोई इन्फेक्शन नहीं करा रहा, कोई डिसीज नहीं करा रहा। जैसे ही ये अपना जीनोम देगा, यहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, तो या तो लाइटिक स्टेज आएगी या लाइसोजेनिक स्टेज आएगी। तो उसमें क्या होगा? अगर लाइटिक स्टेज आई तो लाइटिक स्टेज में ये जो वायरस है ये अपने बैक्टीरियोफेज फॉर्म करने लगेगा, वापस से सेल के अंदर अपना प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, पूरी बॉडी बनाएगा, ऐसे वापस से क्या करने लगेगा? पूरा वायरल स्ट्रक्चर, पूरी वायरस की बॉडी बनाने लग जाएगा सेल के अंदर, ठीक। अब जब बनाता जाएगा तो यहां पर फेज कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक।
फेज कलेक्ट होने के बाद स्टेज आएगी जहां पर इतने फेज इकट्ठे हो जाएंगे कि सेल को मारने लगेंगे, सेल बर्स्ट होने लगेगा, सेल टूटने लगेगा, बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ वायरसेस डुप्लीकेटिंग ओवर देयर। तो यहां पर एक्चुअली में क्या हुआ था, फेजेस वर फॉर्म्ड। इस स्टेज में फेजेस वर फॉर्म्ड, यहां पर फेजेस बनते जा रहे थे, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या हुआ, सेल का लाइसिस हो जाएगा, सेल का लाइसिस हो जाएगा, यानी कि सेल टूट जाएगा, तभी ये स्टेज क्या है, लाइटिक स्टेज। सेल का लाइसिस होगा और जो फेज हैं, फेज विल मूव आउट, फेज विल मूव आउट। फेज वर फॉर्म्ड और यहां पर ये क्या हो रहे थे, अक्यूमुलेट हो रहे थे, एग्रीगेट हो रहे थे। तो फेजेस को मैं यहां लिख देती हूं, दे एग्रीगेट, दे एग्रीगेट बिटवीन, दे एग्रीगेट, जमा हो जाते हैं, ठीक। अब जब टूटेगा तो सेल तो देखो ऐसे टूट जाएगा, बीच में से मैं तोड़ देती हूं सेल को, ये टूट गया, ये टूट गया, ये टूट गया, ठीक है, ये सेल को मैंने तोड़ दिया, ठीक। जब सेल टूट रहा था तो क्या हो रहा होगा, अब ये फेज बाहर जाएंगे ना, ऑब्वियसली जब सेल टूटेगा तो सेल का कंटेंट बाहर चला जाएगा, तो फेज जो है वो बाहर जाने लग जाएंगे इस तरीके से। दे विल मूव आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, दे विल मूव आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ऐसे बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसी स्टेज है जहां पर मोर नंबर ऑफ वायरसेस आर गोइंग टू फॉर्म, और वायरस बन जाएंगे। तो ये चेन हमारी कैसे चली थी, ये चेन हमारी कुछ ऐसे चली थी, ये चेन हमारी कुछ ऐसे चली थी कि पहले ये स्टेज आई थी, उसके बाद ये स्टेज आई थी, उसके बाद ये स्टेज आई थी, इसके बाद सेल जो है वो टूटने लग गए थे, और फिर है ना वापस से क्या हो जाएगा, ये दूसरे सेल की बॉडी में जाएंगे और ऐसे ही डिवाइड करने लग जाएंगे। सच अ फेज इज कॉल्ड लाइटिक फेज, सच अ फेज इज कॉल्ड लाइटिक फेज। क्या कहते हैं इसको, लाइटिक फेज कहते हैं, लाइटिक फेज, ठीक। एक तो हो गई ये सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन जो लाइसोजेनिक था, उसमें क्या हुआ, लाइसोजेनिक में कुछ ऐसा हुआ कि हमारा जो बैक्टीरिया का जीनोम था, ये बैक्टीरिया का जीनोम, इसके साथ मिल गया था कौन, इसके साथ मिल गया था वायरस का जीनोम, इस तरीके से, ठीक है, वायरस का जीनोम इसके साथ मिल गया। ये सेल बेचारा डिवाइड करने लगा, इसको बहुत भोला सेल है, ये चुपचाप वायरस आके उसमें बैठ गया, भाई मैं तेरे पास रहूंगा तो तू खाना खिला दे, चल तू डिवाइड कर दे, बस मुझे अपने साथ रख ले। तो ये बेचारा सेल क्या कर रहा है, हाँ ठीक है भाई रह जा, क्या कर सकते हैं, तो आके रहने लगा। अब ये नॉर्मल सेल की एक्टिविटी चल रही है, इसमें वायरस का कोई रोल नहीं दिख रहा, नॉर्मल दी सेल इज गोइंग टू डिवाइड। अब जब सेल डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा भाई वापस से वही, जैसे हर सेल डिवाइड होता है यार, वैसे ही डिवाइड हो जाएगा। ये हम सेल को ले लेते हैं, ये डिवाइड करके नए सेल्स बना लेगा ऐसे, ठीक है। तो जब डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होता है अपना सेल, याद है, ये देखो, ये सेल डिवाइड होता हुआ दिखा दिया, इसमें हमारा बैक्टीरिया का और वायरस का जीनोम एक साथ प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया, वायरस ले आओ, ये वायरस, ठीक है। ऐसे ही इससे जब नया सेल बनेगा तो ये वायरस और ये बैक्टीरिया, बात समझ में आ गई। तो डिवीजन होता जा रहा है, नए सेल बनते जा रहे हैं, लेकिन चुपचाप वायरस कहां बैठा है, बैक्टीरिया के जीनोम में उसके साथ बैठा है, डिवाइड कर, तू भी डिवाइड कर, मैं भी डिवाइड कर रहा हूं, ठीक। इस स्टेज को, ये स्टेज आपको पता है बहुत लंबे समय तक बॉडी में एग्जिस्ट कर सकती है, जहां पर वायरस इनएक्टिव फॉर्म में बैठा है, नॉर्मल बॉडी फंक्शन चल रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, एक और मैं बैक्टीरिया बना देती हूं, ठीक है। मान लो ऐसी सिचुएशन के बाद एक दिन हमारे जो वायरस था उसका मन किया भाई बहुत हो गया, इससे ज्यादा तो अब मैं नहीं झेल पाऊंगा, मुझे मेरे कैरेक्टरिस्टिक पे आना पड़ेगा, और जब मुझे मेरे कैरेक्टरिस्टिक पे आना पड़ेगा तो मुझे अपनी एक्टिविटी को दिखाना पड़ेगा। तो मैं एक्टिविटी अपनी कैसे दिखाऊं, चलो अलग हो जाता हूं मैं बैक्टीरिया से।
वापस ये बैक्टीरिया से, अगर ओकेजनली ऐसा होता है, ओकेजनली जो अभी तक वायरस का जीनोम और बैक्टीरिया का जीनोम साथ में थे, उससे वायरस ने सोचा मुझे डिटैच होना है। ओकेजनली, बहुत कम ऐसा होता है कि वापस वायरस एक्टिव हो जाए और फिर ये सीधे लाइटिक फेज में जाएगा, यानी कि इस फेज में। लाइटिक और लाइसोजेनिक फेज में से हार्मफुल, डेंजरस फेज, फैटल फेज, मरने वाला फेज होता है लाइटिक फेज, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हमारे वायरस डिवाइड करके नए बनने लगते हैं तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ऐसे ही कोविड में भी हुआ था, बहुत सारे पीपल डाइड बिकॉज ऑफ कोविड। व्हाई? इस सिचुएशन की वजह से। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके अंदर वायरस तो प्रेजेंट था पर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, तो वो ये इनएक्टिव वायरस था। ठीक है, तो ये सिचुएशन में यहां पर क्या क्या हुआ, चलो लिख लेते हैं। अब यहां पर क्या हुआ, लाइसोजेनिक स्टेज स्टार्ट्स, तो बैक्टीरियल जीनोम combine with viral genome के साथ मिल गया, starts replicating. Now this is the replication of cell. Replication of बैक्टीरियल सेल। फिर मैडम ये दोनों सेल क्या है, ये भाई नए सेल्स जो डॉटर सेल्स बने हैं वो है, दीज आर दी डॉटर बैक्टीरियल, डॉटर है लेकिन बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल सेल, जो कि कैसी है, इन्फेक्टेड है। कैसी है, इन्फेक्टेड है। दीज आर इन्फेक्टेड है। ठीक, ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब इससे कभी ओकेजनली ऐसी स्टेज आएगी, ओकेजनली वायरस डिवाइड्स एंड एंटर लाइटिक फेज में कभी कभी चला जाता है। ठीक है, तो यहां से अभी जो सिचुएशन थी हमारी, वो यहां से कहां आ गई है, वो यहां से आई थी इन्फेक्टेड से, ये लाइसोजेनिक स्टेज यहां पर गई, सेल ने डिवाइड करना शुरू किया, डिवाइड करता रहा, ऐसे डिवाइड करता चला गया। ठीक है, डिवाइड करता चला गया ऐसे, और डिवाइड करने के बाद एक बार ओकेजनली मन किया चलो वापस से लाइटिक फेज में जाते हैं, एक इंसान को वापस से खाते हैं, तो ये भाई खाने के लिए तैयार हो गया। ये फेज था, दिस फेज वॉज लाइसोजेनिक फेज, दिस फेज वॉज, एक पे सेट नहीं हो रहा, लाइसोजेनिक फेज। क्लियर? ये होता है लाइटिक फेज और लाइसोजेनिक फेज। इसको कई बार बुक्स में रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस भी बोला जाता है, रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस भी बोला जाता है, जहां पर कभी गलती से भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम क्या भूल जाएं, हम लाइसोजेनिक फेज भूल जाएं या हम लाइटिक फेज भूल जाएं, ये तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, इस फेज को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये हमारी हो गई लाइफ साइकिल। ठीक, ऐसे डिवाइड करता है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, फेज आया, फेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, बैक्टीरिया को दिया, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ फेज का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हुआ, दो स्टेज हो सकती हैं, बन सकती हैं, एक लाइटिक स्टेज, एक लाइसोजेनिक फेज। लाइटिक स्टेज में बैक्टीरियोफेज कलेक्ट हो जाएंगे, डिवाइड करने लगेंगे बैक्टीरियल सेल के अंदर, एक दिन बैक्टीरियल सेल को तोड़ के लाइसिस करके बाहर निकल जाएंगे। और अगर लाइसोजेनिक स्टेज में गए तो क्या होगा, जो सेल है वो नॉर्मल डिवाइड कर रहा है, वायरस का जो जीनोम है वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ मिल गया, तू डिवाइड कर, मैं तेरे साथ रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं कॉज करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा सेल्स में, ऐसे ही डिवाइड करता जाएगा। ओकेजनली कभी ऐसा मौका आ सकता है जब उसका मन कर जाए कि वो उसे कहां जाना है, लाइटिक फेज में जाना है, तो वो वापस से एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाएगा तो बैक्टीरियोफेज फॉर्म कर लेगा। अभी इस स्टेज में बैक्टीरियोफेज कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, इस स्टेज में बैक्टीरियोफेज देखने को मिलती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, ये हो गई बात हमारी, इसको बना लीजिए जैसे मैंने बनाया है।
ठीक है, क्या हमें ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ एवरीथिंग इज लाइसोजेनिक फेज ये है और लाइटिक फेज ये है. राइट इट डाउन. डन. ओके, सो नाउ अब हम बात करेंगे वायरस खत्म, वायरॉइड्स चालू. वायरस और वायरॉइड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि वायरस जो है उससे भी छोटा जो सेल होता है, उससे भी छोटा स्ट्रक्चर होता है वायरॉइड. प्रेजेंट इसके अंदर आरएनए होता है और सबसे ज्यादा ये क्या कॉज कराता है, तो प्लांट डिसीजेस सबसे ज्यादा कॉज कराता है. 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें जो डिफरेंशिएट करती हैं वायरस को और वायरॉइड्स को. द साइज इज स्मॉलर देन द वायरस फॉर वायरॉइड्स. The RNA is present in the viroids as compared to virus, and it usually causes the plant disease. Mostly the plant disease will be caused. देखिए क्या क्या लिखा है. हाँ, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी.ओ. डीनियर सर ने 1971 में पहली बार इन्फेक्शन कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वायरसेस का भी जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्कवर किया और उसे बोल दिया वायरॉइड. वायरॉइड्स के अंदर क्या नहीं होता, कैप्सिड नहीं होता. पीछे वापस से मैंने वायरस का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, वहां मैंने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बताया है कैप्सिड क्या होता है, ठीक है, कैप्सोमियर क्या होते हैं. तो इसके पास कैप्सिड प्रेजेंट नहीं होता, मतलब कि कोई आउटर लेयर प्रेजेंट नहीं होती जो रखेगी किसको, जीनोम को. हैव नो प्रोटीन एसोसिएटेड विद देम, कोई प्रोटीन नहीं जुड़ा रहेगा. न्यूक्लिक एसिड जो है वो फ्री आरएनए होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री आरएनए होता है लो मॉलिक्यूलर वेट का. ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर नीट. इतनी बात समझ में आई. तो हमने अभी यहां पर क्या देखा भाई, सबसे पहले जो आपको लिखना है वो ये है कि सर टी.ओ. डीनियर ने 1971 में, ठीक है, 1971 में इसको डिस्कवर किया. डिस्कवर करने के बाद क्या बोला कि ये वायरस से भी, वायरस स्मॉलर देन वायरस, इट इज स्मॉलर देन वायरस, स्मॉलर देन वायरस. दूसरा पॉइंट. तीसरा पॉइंट है कंटेन्स फ्री आरएनए ओनली, ओनली द फ्री आरएनए विल बी प्रेजेंट. क्लियर, नोट कर लीजिए इसको. कर लिया, ओके. नाउ द नेक्स्ट. They have been identified as causes responsible for some very important plant disease. Plant disease कराते हैं और बहुत important plant disease. 2 के नाम याद रखने, पहला पोटैटो स्पिंडल डिसीज और दूसरा है सिट्रस एक्सोटिस डिसीज. पोटैटो स्पिंडल डिसीज जिसको पीएसटी वायरॉइड कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस, और सिट्रस एक्सोटिस डिसीज जो एक्सोकॉर्टिस वायरॉइड की वजह से होता है. तो वायरॉइड्स और वायरस का डिफरेंस मैंने आपको बताया. कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं इसको मार्क करके नीट लिख लीजिए, क्योंकि 2 ही डिसीज हमको पढ़नी है. इसमें पढ़नी क्या है, बस इतना ही पता होना चाहिए. प्लांट में 2 इंपॉर्टेंट डिसीज करा रहा है वायरॉइड, उनका नाम ये है. क्लियर, डन, ओके. तो यहां पर हमने वायरसेस को किया कंप्लीट, वायरॉइड्स को किया कंप्लीट. अब हम नेक्स्ट सेशन में लाइकन के बारे में बात करेंगे डिटेल में. तब तक के लिए उम्मीद करती हूं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. सेशंस को बार बार देखना है. कभी कभी हम कोई पॉइंट भूल जाते हैं, कोई पॉइंट फर्स्ट टाइम में मिस कर देते हैं, तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वो है वीडियोस हैं उसको देखते रहना पड़ेगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको उसके लिए टाइप करना है www.magnetbrains.com. ऑफिशियल पेज इस टाइप का ओपन होगा, वहां लिखा होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज. उसमें जाकर नीट पे क्लिक करो, नीट में जाकर बायोलॉजी सिलेक्ट करो, वहां पर वॉच नाउ क्लिक करो तो बायोलॉजी का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा जहां पर सारी इंफॉर्मेशन है. आपके आधे सवालों के जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे, यहाँ पूरा डीपली एक्सप्लेन्ड है. इसके बाद वॉच ऑल वीडियोज में जाइए, जो भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाइए. जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो वो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा. सो यू कैन इजीली गेट एक्सेस, यू कैन इजीली रिवाइज ऑल दीज थिंग्स. अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को. इतना तो कर ही सकते हो, देखो मैंने इतना मेहनत करके मैं पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा तो तुम कर सकते हो ना. उसके बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि मैंने शुरू में जो आपको बोला था कि गाइडेंस मिलेगा, डाउट सेशन होगा, तो ये सारी चीजें आप कब समझ पाओगे, कब अपडेटेड रहोगे, जब आप
सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पर मिल जाता है कब कौन सी चीज आने वाली है, तो कोई भी चीज मिस नहीं होगी। और शेयर जरूर कर लेना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट का जो चैनल है वो नीट की एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं देनी है, कुछ चैप्टर्स पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं करना है, आप आराम से अपनी पढ़ाई करिए, घर में बैठ के ऑनलाइन मजे से पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, DPP सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अपने MCQs में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशंस में सॉल्व कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो गया है हमारा, बस एक लास्ट टॉपिक लाइकन का बचा है। यहां तक का चैप्टर एकदम थरो कर लो कि जब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जब हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेशंस को रिवाइज करते चलिए। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, आपको सब समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, आपको रिप्लाई करती हूँ, तो यू कैन ऑलवेज शेयर योर थिंग्स देयर विथ मी। ओके, मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड कीप स्टडिंग।